जरा एक पल के लिए ना इस दृश्य की कल्पना कीजिए। दुनिया की एक बहुत बड़ी सैन्य और आर्थिक महाशक्ति का राष्ट्रपति, राइट। और जिसके पास परमाणु हथियारों के कोड्स हैं, और वो किसी विदेशी दौरे पर है। और सुबह सुबह बिना किसी भारी भरकम सिक्योरिटी तामझाम के स्वेटपैंट्स पहने हुए मुंबई के भारी ट्रैफिक और ऑटो रिक्शा के बीच जॉगिंग कर रहा है। अरे हाँ, वो वीडियो तो काफी वायरल हुआ था। बिल्कुल। आमतौर पे दुनिया के बड़े नेताओं की जो कड़क औपचारिक और लाल कालीन वाली छवि हमारे दिमाग में होती है ना, ये उसके बिल्कुल उलट है। मतलब ये एक ऐसे नेता की तस्वीर है जो पूरी तरह से एक्शन मोड में है। और ये दृश्य वाकई बहुत कुछ कहता है। जब हमने इस डीप डाइव के लिए राज शमाने के यूट्यूब चैनल पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखा, तो ये साफ हो गया कि ये सिर्फ फिटनेस का कोई दिखावा नहीं था। तो फिर ये क्या था? ये उस बेचैनी और उस गति का प्रतीक है जिससे फ्रांस आज गुजर रहा है। मेरा मतलब है, ये कोई आम कूटनीतिक इंटरव्यू नहीं था। और इसीलिए आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का मुख्य आधार भी यही इंटरव्यू है। आज का हमारा मिशन ये डिकोड करना है कि फ्रांस जैसी एक पारंपरिक यूरोपीय महाशक्ति आज के इस क्रूर ग्लोबल टेक रेस में और तेजी से बदलती मल्टीपोलर या बहुद्रव्य दुनिया में खुद को कैसे प्रासंगिक बनाए रखने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल। और इस पूरी कहानी में भारत उनके लिए इतना जरूरी क्यों है, ये समझना भी बहुत अहम है। राइट। क्योंकि अगर हम इस बातचीत को सिर्फ एक कूटनीतिक पीआर स्टंट मान लेंगे तो हम बहुत कुछ मिस कर देंगे, है ना? एग्जैक्टली। मैक्रों की बातें दरअसल इस बात का ब्लूप्रिंट है कि कैसे दुनिया की मौजूदा व्यवस्था या वर्ल्ड ऑर्डर पूरी तरह से रीसेट हो रहा है। और जो देश इस रीसेट में पिछड़ेंगे, वो आने वाले दशकों तक दूसरों के गुलाम बनकर रह जाएंगे। गुलाम राजनीतिक रूप से? शायद राजनीतिक रूप से नहीं, लेकिन तकनीकी रूप से जरूर। आज असली ताकत तकनीक में है। तो चलिए इसी तकनीकी गुलामी वाले डर से बात शुरू करते हैं। क्योंकि अगर हम इतिहास देखें तो फ्रांस ने दुनिया को कई बेहतरीन आविष्कार दिए हैं। हाँ, इतिहास तो उनका बहुत समृद्ध है। लेकिन अगर हम आज के वेब 2.0 या सिलिकॉन वैली वाले युग की बात करें तो फ्रांस का एक्शन कहीं नजर नहीं आता। मतलब आज दुनिया की टॉप टेक कंपनियां या तो अमेरिकी हैं या चीनी है। फ्रांस इस रेस में इतनी बुरी तरह कैसे पिछड़ गया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और मैक्रों ने खुद इस बात को बहुत बेबाकी से स्वीकार किया है। उन्होंने इसके 3 बहुत ही ठोस कारण गिनाए हैं जो असल में पूरे यूरोप की समस्या है। अच्छा, पहला कारण क्या बताया उन्होंने? पहला कारण है स्केल, मतलब पैमाने की कमी। वेट, एक सेकंड रुकिए। यूरोप कोई छोटा बाजार तो है नहीं, राइट? वहां तो करीब 45 करोड़ की आबादी है जो काफी अमीर भी है। फिर स्केल की कमी कैसे हो सकती है? आबादी है, बिल्कुल है, लेकिन वो एक सिंगल मार्केट यानी इकलौता बाजार नहीं है। इसे ऐसे समझिए, अगर कोई स्टार्टअप कैलिफोर्निया में एक ऐप बनाता है तो वो उसे बिना किसी कानूनी रुकावट के न्यूयॉर्क से लेकर टेक्सास तक करोड़ों लोगों को बेच सकता है। नियम एक है, भाषा एक है। एग्जैक्टली। लेकिन यूरोप में अगर आप पेरिस में कोई टेक कंपनी शुरू करते हैं और उसे जर्मनी या स्पेन में लॉन्च करना चाहते हैं तो अचानक आपके सामने प्राइवेसी के अलग कानून, अलग टैक्स सिस्टम और अलग नियम आ जाते हैं। तो मतलब ये 45 करोड़ लोगों का बाजार जरूर है, लेकिन ये छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है। हाँ, और इसी वजह से स्टार्टअप्स को वो स्केल या रफ्तार नहीं मिल पाती जो अमेरिका या चीन में चुटकियों में मिल जाती है। ये तो एक बहुत बड़ा बॉटलनेक है। और दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण जो उन्होंने बताया वो कैपिटल यानी पूंजी की कमी का है। ये बात मुझे और भी हैरान करती है। मेरा मतलब है यूरोप कोई गरीब महाद्वीप तो है नहीं, उनके बैंकों में तो अथाह पैसा भरा पड़ा है। पैसा होना और उस पैसे का रिस्क वाले इनोवेशन में लगना, इन दोनों में बहुत फर्क है। यूरोप के लोगों की बचत करने की दर अमेरिका से भी ज्यादा है। तो फिर वो पैसा टेक में क्यों नहीं जा रहा? समस्या यूरोप के सख्त बैंकिंग और बीमा नियमों में है। यूरोप के बैंक उस पैसे को सिलिकॉन वैली जैसी वेंचर कैपिटल यानी जोखिम भरी टेक कंपनियों में लगाने के बजाय सुरक्षित सरकारी बॉन्ड्स में लगा देते हैं। अच्छा, तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते? बिल्कुल। नतीजतन यूरोप के पास बेहतरीन आइडिया होते हैं, लेकिन जब उन्हें $100 मिलियन की बड़ी फंडिंग चाहिए होती है तो उन्हें मजबूरन अमेरिकी निवेशों के पास जाना पड़ता है। और शायद यही कारण है कि वहां रिस्क लेने का कल्चर नहीं पनप पाया, जो कि उनका तीसरा कारण था। एकदम सही, रिस्क टेकिंग एबिलिटी की बहुत कमी है। लेकिन यहाँ पर मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा विरोधाभास रखना चाहूंगी। मैंने इस डीप डाइव के लिए जब अपनी रिसर्च की तो एक बहुत ही अजीब बात सामने आई। वो क्या? मैक्रोन कह रहे हैं कि वो
सॉवरेन एआई मतलब पूरी तरह से आत्मनिर्भर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 109 बिलियन यूरो का ऐलान कर रहे हैं। सुनने में ये बहुत ही महत्वाकांक्षी लगता है, राइट? हाँ, नंबर तो बहुत बड़ा है। लेकिन इस आंकड़े के पीछे की सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि इस 109 बिलियन यूरो में से लगभग 50 बिलियन यूरो तो अकेले यूएई से आ रहे हैं। ओके, बाहरी फंडिंग। हाँ, और जिस तकनीक पर ये डेटा सेंटर बनेंगे वो अमरीकी कंपनियों की है। अब आप मुझे ये समझाइए कि ये कैसा सॉवरेन एआई हुआ? आपका पॉइंट मैं समझ रहा हूँ। मतलब ये तो बिल्कुल वैसा हो गया कि मैं कहूँ कि ये मेरा अपना घर है, लेकिन उस घर को बनाने के लिए पैसा मैंने पड़ोसी से उधार लिया है, ईंटें किसी और देश से आई हैं और कारीगर अमेरिका के हैं। फिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर संप्रभु या सॉवरेन कैसे हुआ? ये एक बहुत ही शानदार एनालॉजी है आपकी, और सतह पर देखने पर ये फ्रांस का पाखंड लग सकता है। बिल्कुल लगता है। लेकिन अगर हम इसके पीछे की व्यावहारिकता को समझें तो मैक्रों का तर्क बहुत यथार्थवादी है। जरा सोचिए, जब आप रेस में 10 साल पीछे हो और आपके पास अपनी खुद की एआई चिप्स या अपनी बड़ी फंडिंग ना हो, तो क्या आप शून्य से शुरू करके और 20 साल बर्बाद करेंगे? नहीं, वो तो बेवकूफ़ी होगी। तो इसका लूपहोल क्या है? वही तो मैं सोच रही हूँ, लूप होल क्या हो सकता है इसमें? लूपहोल है कंट्रोल। मैक्रों का विजन ये है कि तकनीक भले ही अमेरिकी हो और पैसा भले ही यूएई का हो, लेकिन वो डेटा सेंटर फ्रांस की धरती पर पेरिस के बाहर लगना चाहिए। अच्छा, तो लोकेशन से फर्क पड़ता है। बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इसका मतलब ये है कि वो हार्डवेयर और उस पर प्रोसेस होने वाला डेटा फ्रांस और यूरोपियन यूनियन के सख्त प्राइवेसी कानूनों के अधीन होगा। आप सिर्फ बाहर से एक सुपर कंप्यूटर, एक क्लाउड सर्विस नहीं खरीद रहे हैं जहां फ्रांस के नागरिकों का डेटा अमेरिका के सर्वर पर जा रहा हो। ओह आई सी, मतलब आप उस सुपर कंप्यूटर को अपने घर के अंदर रख रहे हैं। बिल्कुल, हार्डवेयर किसी का भी हो, पर फ्रांसीसी स्टार्टअप्स को उस कंप्यूटिंग पावर का सीधा एक्सेस मिलेगा। और डेटा उनके अपने कानूनों से सुरक्षित रहेगा। ये तो काफी स्मार्ट मूव है। और इसका असर जमीन पर दिखना शुरू भी हो गया है। आपने शायद मिस्ट्रल एआई का नाम सुना होगा। हाँ, मिस्ट्रल एआई काफी न्यूज में है आजकल। ये एक फ्रांसीसी स्टार्टअप है जिसने आज ओपन सोर्स एआई की दुनिया में तहलका मचा रखा है। वे अमेरिकी कंपनियों के क्लोज सिस्टम को सीधी टक्कर दे रहे हैं। और ये सब तभी संभव है जब आपके पास अपने देश में कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो। राइट। तो ये तो बात हुई उस खाई को भरने की, जहां फ्रांस पहले से पिछड़ चुका था। मतलब एआई की ट्रेन तो स्टेशन से छूट चुकी है और फ्रांस भागकर किसी तरह पिछले डिब्बे में चढ़ने की कोशिश कर रहा है। हाँ, ये एक अच्छा तरीका है ऐसे देखने का। लेकिन अगर फ्रांस को सच में ग्लोबल लीडर बनना है, तो उन्हें किसी ऐसी चीज पर दांव लगाना होगा जो अभी तक किसी ने हासिल नहीं की है। और इसीलिए उन्होंने 2035 के लिए एक मून शॉट चुना है। और वो मून शॉट है क्वांटम कंप्यूटिंग। बिल्कुल। देखिए, जब आप एक रेस हार चुके होते हैं ना, तो जीतने का एक ही तरीका होता है गेम के नियम ही बदल देना। क्वांटम कंप्यूटिंग फ्रांस के लिए वही लीप फ्रॉग यानी लंबी छलांग है। तो चलिए इसे हमारे श्रोताओं के लिए थोड़ा आसान भाषा में डिकोड करते हैं, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म के गैजेट जैसा लगता है। हाँ, थोड़ा जटिल है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपको एक बहुत ही जटिल भूल भुलैया यानी मेज से बाहर निकलने का रास्ता खोजना है। ओके। आज का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर भी उस भूल भुलैया में एक एक रास्ता चेक करेगा। पहले एक रास्ते पर जाएगा, वो बंद मिलेगा तो वापस आएगा, फिर दूसरा चेक करेगा। बहुत तेज होगा, लेकिन तरीका तो वही पुराना ट्रायल एंड एरर वाला होगा। एग्जैक्टली। अब इसके मुकाबले क्वांटम कंप्यूटर की कल्पना कीजिए। ये ऐसा है जैसे आपने उस भूल भुलैया में एक साथ पानी छोड़ दिया हो। पानी एक ही झटके में हर रास्ते, हर कोने में एक साथ फैल जाएगा और तुरंत बता देगा कि बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है। बाप रे, मतलब ये आज की तकनीक का कोई अपग्रेड नहीं है, ये तो एक पूरी तरह से नई दुनिया है। बिल्कुल नई दुनिया है। लेकिन फ्रांस को ऐसा क्यों लगता है कि वे अमेरिका और चीन को इसमें हरा सकते हैं? उनके पास ऐसा क्या खास है? क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग सिलिकॉन चिप्स के बारे में कम और भौतिकी तथा उच्च स्तरीय गणित मतलब एडवांस्ड मैथमेटिक्स के बारे में ज्यादा है। और गणित फ्रांस की सबसे बड़ी ताकत रही है। अच्छा, उनका मैथमेटिकल टैलेंट। हाँ, उनके पास दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन गणितज्ञ और शोध संस्थान हैं। मैक्रोन को लगता है कि अगर उन्होंने इस टैलेंट को सही रिसोर्स दे दिए, तो जो देश सबसे पहले व्यवहारिक क्वांटम कंप्यूटर बना लेगा, उसे क्वांटम सुप्रीमेसी हासिल हो जाएगी। और एक बार क्वांटम सुप्रीमेसी मिल गई तो दुनिया भर के एआई और साइबर सिक्योरिटी सिस्टम
उनके सामने खिलौने बन जाएंगे, राइट? बिल्कुल खिलौने बन जाएंगे, कोई भी पासवर्ड सुरक्षित नहीं रहेगा। और इसी लंबी छलांग को सही ठहराने के लिए मैक्रो ने इंटरव्यू में भारत का उदाहरण दिया, जो मुझे काफी दिलचस्प लगा। हाँ, उन्होंने भारत की काफी तारीफ की। उन्होंने भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या डीपीआई जैसे कि आधार और यूपीआई की जमकर तारीफ की। भारत ने पुरानी क्रेडिट कार्ड वाली अर्थव्यवस्था को पार करके सीधे मोबाइल पेमेंट में जो छलांग लगाई है, फ्रांस उससे बहुत प्रेरित है। और भारत का ये उदाहरण ये साबित करता है कि जब पुरानी प्रणालियां या लेगेसी सिस्टम्स ना हो तो नई तकनीक को अपनाना आसान हो जाता है। फ्रांस क्वांटम के साथ वही करना चाहता है। लेकिन यहाँ मैं एक बार फिर मैक्रो की एक बात पर सवाल उठाना चाहूंगी। बताइए। उन्होंने इनोवेशन को लेकर एक फॉर्मूला दिया है। उन्होंने कहा 8 बार हारने के लिए तैयार रहो और 9वीं बार फिर कोशिश करो। हाँ, ये सिलिकॉन वैली का क्लासिक माइंडसेट है। एक मोटिवेशनल पोस्टर पर तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या एक लोकतांत्रिक सरकार सच में ऐसा कर सकती है? मतलब हम यहाँ जनता के टैक्स के पैसे की बात करें। ये तो है। अगर कोई सरकार अरबों यूरो लगाकर 8 बार फेल हो जाए तो जनता तो उन्हें सत्ता से बाहर फेंक देगी, वो 9वीं बार का इंतजार थोड़ी करेगी। ये एक बहुत ही कड़वी राजनीतिक सच्चाई है जिसे आपने पकड़ा है। और शायद यही वजह है कि सरकारें इनोवेशन में इतनी बुरी होती हैं। सरकारों पर हमेशा सफल होने का और ऑडिट का भारी दबाव होता है। बिल्कुल। लेकिन मैक्रोन यहाँ एक बड़े माइंडसेट शिफ्ट की बात कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि अगर आप क्वांटम जैसी तकनीक में 100% सफलता की गारंटी मांगेंगे तो आप कभी शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे। तो उन्हें रिस्क लेना ही होगा। हाँ, एक देश को यह तय करना होगा कि क्या वे सुरक्षित खेलकर इतिहास के पन्नों से गायब होना चाहते हैं या फिर रिस्क लेकर भविष्य बनाना चाहते हैं। और उस भविष्य को बनाने के लिए आपको दुनिया के सबसे तेज दिमाग चाहिए। मशीनें तो खुद क्वांटम कंप्यूटर नहीं बनाएंगी, है ना? नहीं, इंसान ही बनाएंगे। इसलिए हम इस चर्चा के अगले और शायद सबसे अहम हिस्से पे आते हैं, जो है टैलेंट की तलाश। और यहाँ फ्रांस ने सीधे तौर पर अमेरिका को चुनौती दी है। मैक्रोन का फोकस दुनिया भर के 22 साल के युवाओं पर है और खासकर भारत के युवाओं पर। राइट। आज भारत हर साल अमेरिका और यूरोप के कुल योग से भी ज्यादा इंजीनियर तैयार कर रहा है। मैंने पढ़ा था कि फ्रांस अभी के 9,300 भारतीय छात्रों की संख्या को बढ़ाकर सीधे 30,000 तक ले जाना चाहता है। जी, ये उनका एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। लेकिन जब कोई भारतीय छात्र या स्टार्टअप फाउंडर विदेश जाने की सोचता है तो फ्रांस उसके दिमाग में पहले नंबर पर नहीं आता। सबसे बड़ा डर तो भाषा का ही है। भाषा की दीवार। हाँ, सबको लगता है कि पेरिस जाना है तो फ्रेंच बोलनी आनी ही चाहिए। और इस इंटरव्यू में मैक्रोन ने इस सबसे बड़े मिथ को तोड़ दिया है। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से बताया कि फ्रांस की जो एलीट और दुनिया के बेहतरीन इंजीनियरिंग संस्थान हैं, जैसे कि पॉलिटेक्निक, वहाँ उच्च शिक्षा अब पूरी तरह से अंग्रेजी में दी जा रही है। वेट, पूरी तरह अंग्रेजी में? हाँ, आप बिना एक शब्द फ्रेंच जाने वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं और अपनी टेक कंपनी बना सकते हैं। ये तो गेम चेंजर है। फिर भी मान लीजिए मैं एक 22 साल की भारतीय कोडर हूँ। मेरे पास एक तरफ सिलिकॉन वैली का भारी भरकम ऑफर है और दूसरी तरफ पेरिस का। मैं पेरिस क्यों चुनूंगी? फ्रांस के पास ऐसा क्या है जो अमेरिका के पास नहीं है? और यहीं पर फ्रांस का सबसे बड़ा बिजनेस मोड सामने आता है। मैक्रो इसे द फ्रेंच टेस्ट कहते हैं। फ्रेंच टेस्ट? ये क्या है? क्या ये सिर्फ वहाँ के खान-पान, क्रॉसॉन्स या वाइन के बारे में है? हाँ, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। देखिए, सिलिकॉन वैली आपको शानदार कॉर्पोरेट कैंपस दे सकती है, बहुत पैसा दे सकती है, लेकिन वो एक तरह से काफी कृत्रिम या आर्टिफिशियल दुनिया है। हाँ, वो तो है। दूसरी तरफ फ्रांस के पास सदियों पुराना इतिहास है, कला है, साहित्य है और गैस्ट्रोनॉमी है। मैक्रोन का तर्क ये है कि कोई भी बड़ा इनोवेशन सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर नहीं होता है। तो कैसे होता है? जब कोई युवा फाउंडर स्टेशन F से निकलता है, जो कि यूरोप का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब है, और पेरिस के किसी ऐतिहासिक कैफे में बैठता है, अलग अलग विधाओं के कलाकारों से मिलता है, तो विचारों का जो टकराव होता है ना, उससे असली इनोवेशन पैदा होता है। ओह, आई सी। मतलब फ्रांस अपनी संस्कृति और जीवन जीने के तरीके को टैलेंट को अपनी तरफ खींचने और रोक कर रखने के एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। एग्जैक्टली। वे कह रहे हैं कि हमारे यहाँ आओ, क्योंकि यहाँ सिर्फ मशीनें नहीं हैं, यहाँ एक बेहतरीन जिंदगी भी है। मैक्रोन ने इसे अनोखे कलों को साझा करना या शेयरिंग यूनिक मोमेंट्स कहा है। आप टैलेंट को सिर्फ पैसे से नहीं खरीद सकते, आपको उन्हें एक ऐसा रचनात्मक माहौल देना होता है जो उन्हें अंदर से प्रेरित करे। ये बहुत ही खूबसूरत अप्रोच है। अब अगर हम इस टैलेंट और तकनीक के मुद्दे को एक कदम पीछे हटकर एक बड़े कैनवस पर देखें, तो ये सीधे तौर पर ग्लोबल कूटनीति यानी जियोपॉलिटिक्स से जुड़ जाता है। बिल्कुल जुड़ता है।
क्योंकि जो देश तकनीक में आजाद होगा वही दुनिया में भी आजाद होगा, है ना? यही आज की दुनिया का सबसे बड़ा नियम है। और भारत और फ्रांस के बीच जो इतनी गहरी दोस्ती है, जिसे वे हर मौसम के साथी या ऑल वेदर फ्रेंड्स कहते हैं, उसकी जड़ में भी यही आजादी की तरफ है। चाहे वो सोलर अलायंस का मंच हो या फिर मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी आईमैक, दोनों देश मिलकर एक नया ढांचा बना रहे हैं। हाँ, और इस इंटरव्यू में मैक्रों एक तीसरे रास्ते या थर्ड वे की वकालत करते दिखे। राइट, वो साफ कह रहे हैं कि फ्रांस न तो पूरी तरह अमेरिका की छावनी बनना चाहता है और न ही चीन का पिछलग्गू। एग्जैक्टली। ये बात मुझे सीधे तौर पर भारतीय प्रधानमंत्री के स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्ता वाले मॉडल की याद दिलाती है। ये तुलना बहुत सटीक है। भारत ने पिछले कुछ सालों में दुनिया को दिखाया है कि कैसे आप रूस से तेल खरीद सकते हैं, अमेरिका के साथ डिफेंस डील कर सकते हैं और फ्रांस से राफेल जेट ले सकते हैं, बिना किसी एक गुट का स्थायी हिस्सा बने। और मैक्रो फ्रांस के लिए भी यही चाहते हैं। बिल्कुल, वो भी अपनी शर्तों पर पार्टनरशिप चाहते हैं। लेकिन जब आप अमेरिका जैसी महाशक्ति को इस तरह दरकिनार करते हैं या अपनी अलग राह चुनते हैं तो मुश्किलें तो आती हैं। वो तो लाजमी है। मैं यहाँ एक हालिया राजनीतिक घटना का जिक्र करना चाहूंगी जो इस इंटरव्यू का भी हिस्सा थी। मैं यहाँ बिना किसी राजनीतिक विचारधारा का पक्ष लिए बस घटना बता रही हूँ। एक दौर था जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कथित तौर पर मैक्रों के प्राइवेट व्हाट्सएप मैसेज लीक कर दिए थे। हाँ, वो काफी बड़ा विवाद था। और इतना ही नहीं, फ्रांस की वाइन पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी भी दी थी। और उस घटना पर मैक्रो का जो नजरिया है ना, वो बहुत गहराई वाला है। उन्होंने उस विवाद पर कोई निजी हमला करने के बजाय लीडरशिप में सम्मान की बात की। मतलब उन्होंने ग्रेसफुली हैंडल किया ऐसे। हाँ, उन्होंने कहा कि अगर दुनिया के बड़े नेता सार्वजनिक रूप से नफरत फैलाएंगे और पीछे की ओर जाएंगे तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। और ये बात फिर से उसी सॉवरेन होने पर आ जाती है, राइट? बिल्कुल। जरा सोचिए, अगर आपके रक्षा उपकरण अमेरिकी चिप्स पर चलते हैं और आपका सारा डेटा अमेरिकी सर्वर पर है, तो आप अमेरिका के राष्ट्रपति से असहमत होने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? आप कर ही नहीं सकते। आपकी तो पूरी अर्थव्यवस्था उनके हाथ में है। राइट। इसलिए तकनीक में आत्मनिर्भर होना किसी भी देश के नागरिकों को अपना भविष्य खुद तय करने की गारंटी देता है। निर्भरता हमेशा हमेशा गुलामी की तरफ ले जाती है। बहुत सही पॉइंट है ये। तो अगर हम इस कूटनीति और टेक रेस से आगे बढ़कर दुनिया के आर्थिक भविष्य की ओर देखें तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भविष्य में दुनिया डॉलर के चंगुल से बाहर निकल पाएगी? इस मुद्दे पर मैक्रो बहुत ही संतुलित और सावधान थे। उन्होंने ये स्वीकार किया कि डॉलर आज भी दुनिया का बेताज बादशाह है, लेकिन वे यूरो को डॉलर के एक मजबूत विकल्प के रूप में खड़ा करना चाहते हैं। और वो कैसे होगा? डॉलर को रिप्लेस करना तो आसान नहीं है। उन्होंने स्वैप लाइन्स का जिक्र किया था इसके लिए। ये स्वैप लाइन्स क्या होती हैं? हमारे श्रोताओं के लिए इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझाइए। इसे एक करेंसी के एटीएम की तरह समझिए। मान लीजिए भारत और फ्रांस के बीच स्वैप लाइन एग्रीमेंट है। इसका मतलब है कि दोनों देशों के केंद्रीय बैंक सीधे एक दूसरे की करेंसी का लेन देन कर सकते हैं। मतलब उन्हें पहले अपनी करेंसी को अमेरिकी डॉलर में बदलने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली। जब आप डॉलर को बीच से हटा देते हैं तो अमेरिकी वित्तीय सिस्टम पर आपकी निर्भरता कम हो जाती है। मैक्रों यूरो को इतना सुरक्षित और लिक्विड बनाना चाहते हैं कि दुनिया भर के देश डॉलर के साथ साथ यूरो में भी व्यापार करना पसंद करें। तो ये तो बात हुई अर्थव्यवस्था की। लेकिन जब मैक्रो भविष्य की बात कर रहे थे ना, तो उन्होंने दो बहुत ही अलग तस्वीरें पेश की। एक तरफ गहरी उम्मीद थी तो दूसरी तरफ एक बहुत गहरा डर भी था। हाँ, वो कॉन्ट्रास्ट बहुत स्पष्ट था। उनकी उम्मीद की किरण अफ्रीका और दुनिया के बाकी हिस्सों में उभरते हुए करोड़ों युवा हैं। बिल्कुल। इतिहास में कभी भी इतने बड़े पैमाने पर शिक्षित और इंटरनेट से जुड़ी हुई पीढ़ी एक साथ नहीं आई है। मैक्रो का मानना है कि जलवायु परिवर्तन और बायोडायवर्सिटी के विनाश जैसी जो चुनौतियां आज हमें नामुमकिन लगती हैं, उनका समाधान ये नई पीढ़ी अपने इनोवेशन से निकाल लेगी। ये तो एक बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक है, लेकिन उनका डर, वो डर मुझे बहुत ही डरावना लगा। उन्होंने कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का कोई भी भरोसेमंद ढांचा नहीं बचा है। और ये आज के जियोपॉलिटिक्स की सबसे खतरनाक सच्चाई है। मैक्रो ने सीधे तौर पर रूस द्वारा यूक्रेन में किए गए हमले का जिक्र किया। उन्होंने इसे 19वीं सदी जैसी नव उपनिवेशवादी या नियो कॉलोनियल जंग कहा। सोचिए, एक ऐसा देश जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, वही देश टैंकों के जरिए एक दूसरे देश की सीमाएं बदलने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है उसकी अब कोई अहमियत नहीं बची है।
कोई अहमियत नहीं बची है। और इसका सीधा नतीजा हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया हथियारों की एक अंधी दौड़ में शामिल हो गई है। हर कोई अपनी सेना बढ़ा रहा है। और इसी असुरक्षित माहौल में मैक्रों के पास फ्रांस को एक सैन्य और तकनीकी रूप से सुरक्षित देश बनाने के लिए अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के सिर्फ 15 महीने बचे हैं। सिर्फ 15 महीने। ये तो एक बहुत बड़ा पहाड़ है जिसे उन्हें इतने कम समय में चढ़ना है। जी हाँ। लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस चुनौती का जवाब दिया वो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। उन्होंने कहा कि समय की ये कमी उन्हें डराती नहीं है, बल्कि उन्हें एक जबरदस्त ऊर्जा देती है। हाँ, उनका वो कैच फ्रेज। बिल्कुल, उन्होंने अपना जो कैच फ्रेज इस्तेमाल किया, प्लग बेबी प्लग, वो पूरी तरह से इस बेचैनी को दिखाता है। ये एक ऐसे लीडर की मानसिकता है जो कह रहा है कि अब सेमिनार करने का या लंबा सोचने का समय खत्म हो गया है, ये चीजों को जमीन पर उतारने का समय है। ये एक ऐसे इंसान की सोच है जो जानता है कि अगर आज कदम नहीं उठाए गए तो इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। तो चलिए आज के इस गहरी चर्चा के सभी डॉट्स को एक साथ जोड़ते हैं। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे फ्रांस अपने बाजार और फंडिंग की कमियों को बाईपास करते हुए बाहर के पैसे से ही सही, लेकिन अपने देश में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है। हमने समझा कि कैसे वे अमेरिका को बाईपास करने के लिए 2035 के क्वांटम कंप्यूटिंग के मूनशॉट पर दाव लगा रहे हैं। और इसके साथ ही वे कैसे भाषा की दीवार को तोड़कर दुनिया भर के टैलेंट को अंग्रेजी शिक्षा और अपनी अनोखी संस्कृति के दम पर फ्रांस बुला रहे हैं। ये सब इसलिए ताकि वे दुनिया के मंच पर अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रख सकें। और भारत के साथ उनकी ये बढ़ती साझेदारी इस बात का सबूत है कि भविष्य की दुनिया किसी एक ध्रुव या एक महाशक्ति के इशारे पर नहीं चलेगी। लेकिन इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मैं सभी के लिए एक बहुत ही उत्तेजक विचार छोड़ना चाहूंगी, जिस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए। बताइए। आज जब हर चीज इंटरनेट के तारों से जुड़ी है, जब फ्रांस को भी अपना एआई बनाने के लिए यूए के डॉलर और अमेरिकी कंपनियों की तकनीक की जरूरत पड़ती है, तो क्या पूर्ण संप्रभुता या पूरी तरह से आत्मनिर्भर होना अब सिर्फ किताबों में लिखी जाने वाली एक कोरी कल्पना बनकर रह गया है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। क्या भविष्य में किसी भी देश की असली ताकत इस बात में नहीं होगी कि वो कितना अकेला और आत्मनिर्भर है, बल्कि इस बात में होगी कि वो भारत और फ्रांस की तरह कितने स्मार्ट तरीके से अपने भागीदार चुनता है? शायद आज के दौर में कूटनीति का मतलब दुनिया से कटकर दीवारें खड़ी करना नहीं, बल्कि सही लोगों के साथ सही नेटवर्क बनाना है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस नेटवर्क को बनाने के लिए कभी-कभी कूटनीति के बंद कमरों से बाहर निकलकर बिना किसी प्रोटोकॉल के किसी विदेशी शहर की सड़कों पर एक्शन मोड में दौड़ना पड़ता है।